साथियों नमस्कार। यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए यूनिट 3 से जो टॉपिक है कंप्रिहेंशन, इस लेक्चर में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर दयाराम राजपूत और इस अध्याय में जो मुख्य बातें हैं जो हमें ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में चर्चा करेंगे। कम से कम 5 से 6 प्रश्न इस अध्याय से पूछे जाते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। बोध एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अभ्यर्थी के अध्ययन कौशल व सही अवबोध क्षमता का विश्लेषण किया जाता है। यूजीसी नेट के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार परीक्षा में एक बोध दिया जाता है जिसमें संबंधित 5 से 6 प्रश्न पूछे जाते हैं। परीक्षा में पूछे जाने वाले बोध की क्षमता बोध शब्द सीमा 200, 250, 300 शब्दों की हो सकती है तथा बोध वर्णनात्मक, निवर्णनात्मक, तर्कपूर्ण, प्रतिबिंबात्मक और आलोचनात्मक प्रकार के हो सकते हैं। परीक्षा में पूछे जाने वाले बोध पर आधारित प्रश्न भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे मूल विचारों पर आधारित प्रश्न, लेखक की राय पर आधारित प्रश्न, प्रत्यक्ष तथा अंतर्निहित सूचना पर आधारित प्रश्न, भाषा अभिव्यक्ति, बोध के गठन पर आधारित प्रश्न तथा कथन संयोजन पर आधारित प्रश्न। इस प्रकार से हमें ध्यान रखना चाहिए, हमें प्रैक्टिस करके जाना चाहिए कि इन प्रश्नों का जो आधार है वो विचारों, लेखक की राय, प्रत्यक्ष, अंतर्निहित सूचना पर आधारित इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उद्देश्य, बोध का मुख्य उद्देश्य किसी उम्मीदवार की किसी विषय की जानकारी को समझने, व्याख्या करने, किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की क्षमता का परीक्षण करने, मूल्यांकन करने और उसके प्रश्नों का उत्तर व्यवस्थित तरीके से देना, यह मुख्य उद्देश्य है। इस प्रकार के प्रश्नों का जवाब यहाँ पूछना, इसके माध्यम से परीक्षार्थी की विश्लेषणात्मक और तार्किक क्षमता के साथ शब्दों के सटीक अर्थ को समझने के बाद निर्णय लेने की प्रवृत्ति का परीक्षण किया जाता है। साथ ही बोध में बहुविकल्पीय प्रश्न ही पूछे जाते हैं। इनका उद्देश्य परीक्षार्थी की बोधगम्यता का अवलोकन करते हुए निर्णय शक्ति का परीक्षण किया जाता है। तो साथियों, ये बहुत ही आवश्यक है कि जो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनका सही सटीक जवाब कैसे बने, इसके लिए अभ्यास की बहुत ही आवश्यकता है। इस यूनिट में परीक्षा में पूछे जाने वाले बोध प्रश्नों की प्रकृति, परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्रकृति, साधित उदाहरण, विगत वर्षों के प्रश्न पत्र आदि समावित होंगे। बोध को कैसे पढ़ा जाए, सबसे पहले ये प्रश्न आता है कि इस प्रकार के जो कंप्रिहेंशन हैं उनको कैसे पढ़ें और कैसे उनका उत्तर दें। बोध पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हेतु कुछ दिशा निर्देश हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए ताकि उत्तर बहुत ही सटीक और कम समय में मिल जाए। बोध में प्रायः कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जो विचारों की क्रमबद्धता को निर्धारित करते हैं, अतः परीक्षार्थियों को उनकी पहचान करना आवश्यक है। दूसरा, अध्ययन सामग्री को शीघ्रता से पढ़कर एक सामान्य विचार प्राप्त करना चाहिए। तत्पश्चात पुनः धीरे धीरे पढ़कर मुख्य विचारों को रेखांकित करना चाहिए। यह बहुत ही आवश्यक है कि जो कंटेंट उस पर्टिकुलर पैराग्राफ में है उसको पहले थोड़ा शीघ्रता से पढ़ना चाहिए, बाद में उसे धीरे धीरे पढ़ करके विचारों को रेखांकित करना चाहिए, उस पर अंडरलाइन करना चाहिए। कुछ परीक्षार्थी प्रश्नों को पढ़ने के बाद परिच्छेद का अध्ययन करते हैं, किंतु ऐसा करने से दुविधा भी उत्पन्न हो सकती है और समय की भी हानि हो जाती है। अतः पहले बोध को पढ़ना चाहिए, बाद में प्रश्नों को पढ़ना चाहिए। जब भी इस प्रकार का कंप्रिहेंशन का हम उत्तर देने जाते हैं तो सबसे पहले प्रश्न ना पढ़ करके हमें उस पर्टिकुलर कंप्रिहेंशन को ही पढ़ना चाहिए ताकि सही सटीक जवाब प्रश्नों के हम दे पाएँ।
साथ ही संदेह की स्थिति उत्पन्न होने पर परीक्षार्थी को स्वयं से प्रश्न करना चाहिए, अर्थात यह विचार करना चाहिए कि लेखक ने ऐसा उदाहरण क्यों दिया, इसका उल्लेख क्यों किया गया, परिच्छेद का उद्देश्य क्या है, आदि प्रश्नों को हमें खुद ही राइज करना चाहिए और उनके उत्तर ढूंढने की कोशिश करना चाहिए। परिच्छेद को ना तो बहुत अधिक और ना अत्यंत धीमी गति से पढ़ना चाहिए, बल्कि एक सामान्य गति से और सूझबूझ के साथ परिच्छेद पढ़ना चाहिए, तभी सही प्रश्नों का उत्तर एक बार में ढूंढा जा सकता है। परिच्छेद पढ़ते समय भावार्थ को समझते हुए तथ्य संबंधी जानकारी जैसे तिथि, स्थान एवं व्यक्ति आदि का भी ध्यान रखना चाहिए। जब भी इस प्रकार का हम गद्यांश को हल करते हैं तो हमें तिथि, स्थान और व्यक्ति आदि का विशेष ध्यान रखना चाहिए, ताकि बार बार उसको पढ़ने की आवश्यकता ना हो। परिच्छेद को पढ़ते समय हमारा स्वयं का विचार नहीं, वरन लेखक के विचार एवं तथ्य महत्वपूर्ण होते हैं, अतः लेखक के विचार तथा तथ्यों को समझना आवश्यक है। वहाँ पर जब भी इस प्रकार के कंप्रिहेंशन को हम हल करते हैं तो लेखक का मुख्य रूप से हमें ध्यान रखना चाहिए, किस प्रकार के विचार हैं जिनका प्रश्न उन्होंने तैयार किया है और उनका सही उत्तर क्या हो सकता है। परीक्षा में पूछे जाने वाले बौद्ध की प्रकृति, किस नेचर का जो कंप्रिहेंशन है वो पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर कुछ कैटेगरीज हैं, जिसमें पहला है वर्णनात्मक शैली। इसमें किसी वस्तु अथवा किसी व्यक्ति के सार को शब्दों में प्रस्तुत किया जाता है। इसमें पाठक के सामने एक चित्र अथवा एक आरेख रखा जाता है जो वस्तुओं, घटनाओं, कार्यविधियों और संस्थाओं इत्यादि से संबंधित हो सकता है। डिस्क्रिप्टिव कंप्रिहेंशन इसको समझ सकते हैं कि किसी न किसी वस्तु, घटना या कार्यविधि या संस्था के बारे में डिस्क्राइब किया हो। नेक्स्ट वन, निर्वचनात्मक शैली। इस प्रकार के बोध में लेखक के बोध के भाव एवं लेखन प्रक्रिया में संतुलन और दृष्टिकोण को दर्शाया जाता है। तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा कंप्रिहेंशन किस प्रकार की शैली का है, किस कैटेगरी का है। तर्कपूर्ण शैली। इस प्रकार की शैली किसी दृष्टिकोण पर चर्चा तथा इसका समर्थन करती है। इस शैली के माध्यम से यह ज्ञात होता है कि कोई वस्तु अच्छी या बुरी क्यों होती है, कोई घटना क्यों घटित होती है, अथवा घटना को क्यों घटित होना चाहिए अथवा नहीं घटित होना चाहिए। नेक्स्ट वन, अगली कैटेगरी है प्रतिबिंबात्मक शैली। इस शैली में विषयों, घटनाओं, कार्यकलापों और व्यक्तियों पर दृष्टिपात किया जाता है। इसमें यह ज्ञात करने का प्रयास किया जाता है कि विचार किस प्रकार परिवर्तित होते हैं। तो ये प्रतिबिंबात्मक शैली की बात है, जिसमें विषय, घटना और कार्यकलापों, व्यक्तियों के दृष्टिपात किया जाता है। अगला, आलोचनात्मक शैली। इस शैली के अंतर्गत लेखक बोध में किसी समूह, वर्ग या व्यक्तिगत क्रिया, विधि आदि की आलोचना के माध्यम से अपने विचार को प्रकट करता है। इस शैली का प्रयोग उच्च स्तर पर किया जाता है। साथियों, ये हमने कुछ कैटेगरी की बात की, इस प्रकार के कंप्रिहेंशन हो सकते हैं। अगला जो मूल बात है हमें ध्यान रखना चाहिए, परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्रकृति। किस प्रकार के, किस नेचर के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उनको कैसे अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज किया जा सकता है। पहला, मूल विचार पर आधारित प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्न संपूर्ण परिच्छेद के बोध पर आधारित होते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि पाठक
किस सीमा तक विषय वस्तु को समझ पाता है। इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर बोध में ही मिल जाता है। तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि मूल विचार पर आधारित जो प्रश्न हैं उसको जो पाठक है, जो पढ़ रहा है, जो जिसको प्रश्न का उत्तर देना है, कैसे वो प्रश्न का उत्तर दे सकता है। उदाहरण के लिए, निम्न विकल्पों कथनों में से कौन सा परिच्छेद सर्वश्रेष्ठ रूप दर्शाता है। पहला। दूसरा, निम्न में से कौन सा वाक्य केंद्रीय विचार की ओर इंगित करता है। इसमें दोनों ही जो उदाहरण हैं, निम्न विकल्पों कथनों में से कौन सा परिच्छेद सर्वश्रेष्ठ रूप दर्शाता है, दूसरा निम्न में से कौन सा वाक्य केंद्रीय विचार की ओर इंगित करता है। इसके लिए मुख्य शब्दों और वाक्यांशों का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि ये एक परिच्छेद के भीतर अंदर वैचारिक संबंधों को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये शब्द निम्नलिखित हैं: संयोजक शब्द, परिणाम स्वरूप, इसके साथ ही इसके अतिरिक्त भी विपरीतार्थक शब्द, इसके विपरीत, इसके उल्टे, इसके प्रतिकूल, कारण और प्रभाव के शब्द, इसलिए परिणाम स्वरूप, लेकिन, बल दबाव आधारित शब्द जैसे अधिक महत्वपूर्ण, बिल्कुल, आवश्यक, सनद रहे, समय आधारित शब्द, पहले ही, इस बीच, इस अवधि, बाद में। लेखक की राय पर आधारित प्रश्न जो हैं, इस प्रकार के प्रश्न लेखक की राय पर आधारित होते हैं, इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं होता, मुख्य वाक्यों में इसका अर्थ निकालना पड़ता है। इन प्रश्नों से पता चलता है कि पाठक लेखक की मनोवृत्ति, ज्ञान, लेखन शैली इत्यादि को विश्लेषित करने की क्षमता रखता है या नहीं। तो जब भी हम इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर दें तो हमें ध्यान रखना चाहिए। इन उदाहरण से समझते हैं। पहले परिच्छेद में लेखक का स्वर, लहजा क्या और कैसा है। दूसरा, लेखक की दृष्टि में इस समस्या का सर्वमान्य हल क्या हो सकता है। तीसरा, निम्न में से किस विचार के साथ सहमत होने की संभावना सर्वाधिक है। इस प्रकार के हमें प्रश्न सामने आ सकते हैं, तो उनका हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। तीसरा, स्पष्ट या प्रत्यक्ष जानकारी पर आधारित प्रश्न हो सकते हैं। अगला, अंतर्निहित सूचना पर आधारित प्रश्न हो सकते हैं। भाषा अभिव्यक्ति पर आधारित प्रश्न हो सकते हैं। साथ ही बोध के गठन पर आधारित प्रश्न हो सकते हैं। अनुरूप तर्क पर आधारित प्रश्न हो सकते हैं और कथन संयोजन आधारित प्रश्न हो सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों में दो या दो से अधिक कथनों से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनका उत्तर संयोजन द्वारा, जैसे केवल कथन 1 सही है, केवल कथन 2 सही है, या 1, 2 और 3 सभी सही हैं, आदि प्रकार से दिया जा सकता है। तो साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के जो बोध होते हैं, ये एक उदाहरण है। इसमें ये बोध यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ समाप्त हो रहा है, जिसमें पहला प्रश्न ये पूछा गया है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो हमने जो चर्चा की है बहुत ही महत्वपूर्ण है। बोध से संबंधित जो प्रश्न आएंगे, इस प्रकार से यदि हम ध्यान रखें, पढ़ने की कला, समझने की कला और उत्तर देने की कला, प्रश्नों का पैटर्न, तो कम समय में एक बार के पढ़े में सारे उत्तर दिए जा सकते हैं। साथियों, मैंने भी 3 बार UGC नेट और 1 बार JRF क्लियर किया है, तो अच्छा खासा अनुभव है। तो आप लोग भी अपनी परीक्षा पास करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। यदि आपके कुछ इनपुट्स हैं तो आप कमेंट करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।